Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Dani. So today is lecture 3 of Polity MCQs. पिछले कुछ दो क्लासेस में हम लोगों ने डिफरेंट MCQs को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स देखे हैं, हम लोगों ने फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा है. आज हम लोग करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP के ऊपर थोड़े बहुत MCQs. शुरू करेंगे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? कि ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है जहां पर स्टेट के वेलफेयरिज्म की बात की जाती है कि जो स्टेट है वो लोगों के भले के लिए काम करेगा. तो उसका ऑप्शन है आपके पास DPSP, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, 7th शेड्यूल. देखो 7th शेड्यूल में तो आपकी लिस्ट सिस्टम है, इसमें आपकी यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट है. प्रियम्बल इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशन. एक सोल है, एक मिरर है जो कि दिखाता है कि आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगे. जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर द राइट्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट द स्टेट, कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो पार्लियामेंट है अपना किसी भी तरीके से जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड ना करे कि आपके राइट्स वायलेट हो. तो उसके रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किए गए हैं कि जो पार्लियामेंट है वो भी आपके राइट्स छीन नहीं सकती. तो दीज आर अगेंस्ट द स्टेट. जो वेलफेयरिज्म की बात आती है वो आती है आपकी DPSPs में, जहां पर डिफरेंट गाइडलाइंस दी गई हैं सरकार को कि आपने क्या काम करना है, किस किस फील्ड में काम करना है, एक्सेट्रा. तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए. ठीक, तो DPSP इज द आंसर. सेकेंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. ठीक बात है, ये भी हम लोगों ने 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया था. आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, की शुरुआत से ही था, गांधी प्रिंसिपल है, करेक्टली मैच्ड है. आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यही बात है कि 44 में ही लिखा हुआ है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सरकार के पास रिसोर्स होंगे, लोगों की कंसेंसस रहेगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जितने भी प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, मैरिज के राइट्स हैं, डिवोर्स के राइट्स हैं, अडॉप्शन के राइट्स हैं, वो सभी रिलीजन के थ्रू आउट बिल्कुल सेम होंगे. तो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट यस आर्टिकल 44 में चीजें बोली हुई है. फिर बात आती है आर्टिकल 48, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. देखो 48 में है आपकी एनिमल हस्बेंड्री और आपका काउ स्लॉटर के अगेंस्ट प्रोविजन. जुडिशियरी का जो सेपरेशन है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दैट इज अंडर आर्टिकल 50 ऑफ DPSP, हेंस दिस इज इनकरेक्टली मैच्ड. ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी. नेक्स्ट है, which of the following is not provided for under the DPSP? फर्स्ट ऑप्शन है right to work, to education, to public assistance in certain cases. देखो right to work भी है, right to education भी 45 आर्टिकल में है, public assistance भी है आपका 42 आर्टिकल में, जहां पर हम लोग ओल्ड एज और डिसेबल्ड के रिगार्डिंग प्रोविजंस बनाते हैं. यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजंस, ये भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 44 कहता है. सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 कहता है. फिर है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. देखो जो आपका आर्टिकल 43A है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स की पार्टिसिपेशन मांगता है इन द इंडस्ट्रीज, नॉट इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो दिस इज नॉट अंडर द DPSP, हेंस आंसर इज ऑप्शन डी. इट इज नॉट मेंशन्ड अंडर DPSP. फिर आता है आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज. 46 में है बेसिकली आपका SCs एंड STs, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, ये सही है. बाकी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं. DPSP में माइनॉरिटीज का जिक्र नहीं किया गया है. ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, 46 इनके रिगार्डिंग. फिर बात आती है, which one of the following concerns has found a place in both fundamental duties and DPSP? फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSP में क्या कौन सी चीजें हैं जो कि ओवरलैप करती हैं या फिर सेम सिमिलर हैं? सेफगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है. प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है. रिस्पेक्ट फॉर द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है. प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. देखो ये 4 चीजें दी हुई हैं जिसमें आपको बताना है कि दोनों में ये है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा हुआ है और DPSP में भी है. अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफगार्ड की बात करें
तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में तो है, बट डीपीएससी में तो कहीं नहीं दिया हुआ है कि स्टेट के लिए गाइडलाइन है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करेंगे। मतलब करना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन डीपीएससी में मेंशन तो कहीं नहीं है। तो दिस इज नॉट द आंसर। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये बात ठीक है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिया हुआ है और आपको आर्टिकल जो आपका इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट वाला है उसमें भी दिया हुआ है, डीपीएसपी में भी है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सोसाइटीज वाला तो आपका 97th बी जो हम लोगों ने ऐड किया था 97th अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो तो आपका अलग हो गया है, ये इसमें नहीं है, तो दोनों में ही नहीं है ये, तो आंसर रहेगा आपका बी। दोनों में हमें सिमिलर बताना था। फिर बात आती है द प्रोविजन ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हम लोगों ने देखा, ये आर्टिकल 44 आपका डीपीएसपी में आता है ना, तो सीधा आंसर आ जाता है इसका ऑप्शन बी इज द आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखो फॉरेन पॉलिसी का बेसिकली मतलब है कि हम लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज के साथ में बढ़िया रिलेशनशिप बनाने हैं और जो भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है उसके बारे में ध्यान रखना है, चाहे वो कोई भी नेबरिंग कंट्री हो चाहे नॉन नेबरिंग कंट्री हो। तो उसके रिगार्डिंग है कि कौन से में है, आर्टिकल 380, 312, 60 या 51। ये आपका आर्टिकल 51 ऑफ डीपीएसपी कहता है कि इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है that should not be in hampering with the peaceful coexistence with other countries। तो दोनों का ये में ध्यान रखना है, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट हमें करना है और साथ में जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है उसको भी हमें इंश्योर करना है। तो आर्टिकल 51 इज द आंसर ऑफ डीपीएसपी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर गाइडलाइंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज। कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब हमारे पास काम करने की इच्छा तो थी बट रिसोर्सेज नहीं थे, तो हम लोगों ने सोचा था कि जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे, रिसोर्स आ जाएंगे, तब हमें काम करेंगे, इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर देंगे। वो सारी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं, क्वेश्चन ये है। ऑप्शंस हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। गाइडलाइंस जहां पर भी शब्द आ जाएगा वहां पर अपने ध्यान रखना है वी आर टॉकिंग अबाउट द डीपीएसपीज। तो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज। देखो हमारे 1935 का जो एक्ट था उसमें एक प्रोविजन लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि सरकार को क्या क्या काम करने हैं। तो सरकार को क्या क्या काम करने हैं वो हम लोगों ने वहां से अडॉप्ट किया था और उन इंस्ट्रक्शंस को हम लोगों ने कहा लिखा था इन द डीपीएसपी। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बात करी गाइडलाइंस, वेलफेयर स्टेट, इकोनॉमिक जस्टिस, ये सब जो बातें हैं ये आपकी डीपीएसपी की रिगार्डिंग। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे द डीपीएसपी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। क्योंकि हम लोगों ने काफी सारे जो एलिमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट कंट्रीज से लिए हैं, तो डीपीएसपी इकलौता है ऐसा जो कि हम लोगों ने कहां से लिया है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर रहेगा आपका बी आयरलैंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यूएसए से क्या क्या लिया है हम लोगों ने वो पता हो हमें, हम लोगों ने कनाडा से क्या लिया है वो पता हो, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है ये पता हो। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका आयरलैंड। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट, चंपक दोराई राजन केस, गोलकनाथ केस, केशवनंदा भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस। हम लोगों को इन सारे केसेस को लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अगर हम चंपक दोराई राजन की बात करें तो 1952 का है ये केस हमारे पास, गोलकनाथ है 1967 का, केशवनंदा भारती केस है 1973 का और मिनर्वा मिल्स केस है 1980 का। तो आंसर रहेगा 1, 2, 3 एंड 4। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके जो ईयर है वो भी ध्यान रखने होंगे ताकि पेपर में क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए या फिर मार्च द फॉलोइंग में आ जाए तो दोनों ही क्वेश्चन आपके टैकलेबल रहे। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो हमने पहले ही बात की 97th अमेंडमेंट था जिसने कोऑपरेटिव्स के रिगार्डिंग डीपीएसपी में चीजों को अमेंड किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे 97th अमेंडमेंट इज द आंसर कोऑपरेटिव्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन। देखो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जितना भी
पॉलिटिकल जस्टिस के रिगार्डिंग चीजें हैं कि सरकार जो है अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे, वो सब मेंशन है आपका फंडामेंटल राइट्स में। और जहां तक बात आती है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की, वहां पर आप लोग ध्यान रखोगे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द डीपीएसपीज। तो सोशल जस्टिस पूछा जाए, इकोनॉमिक जस्टिस पूछा जाए, तो आपने क्या ध्यान रखना है, डीपीएसपी। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका, डीपीएसपी। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो एफआर का तो खत्म हो गया काम की एफआर ना तो ये है और ना ही ये वाला है, बट प्रियम्बल है। आपने अगर प्रियम्बल ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें ना दो चीजें लिखी हुई हैं कि जस्टिस वर्ड के आगे आपको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब जस्टिस की बात भी की गई है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है दैट वी हैव टू प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ जस्टिस टू पॉपुलेशन। तो प्रियम्बल में भी ये जो चीज है वो मेंशन्ड है, इसीलिए प्रियम्बल एंड डीपीएसपीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर हम लोगों ने बात करी है कि दे टॉक अबाउट द इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस व्हिच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज रूल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन व्हिच केस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जहां पर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो पार्लियामेंट है इट कैन अमेंड एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अल्टीमेटली आपके कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा, उसका जो सोल है वो ही चेंज कर देगा। तो ये सब बातें बोली गई थी इन दी केशव नंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो केस है। तो जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात आएगी वहां पर आपने केशव नंदा भारती केस का जिक्र जरूर करना है और उसका आंसर नॉर्मली वही मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जी इज द आंसर। नेक्स्ट करेंगे, विद रिगार्ड टू द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि व्हाट वुड बी द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ जस्टिफाई किया गया है इन द डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, कि अगर आज अभी कोई जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने बोला है कि ए बी सी या कोई भी चीज आज से बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगी तो बेसिक स्ट्रक्चर कहलाएगी। तो दैट पावर इज विद द सुप्रीम कोर्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये चीज जस्टिफाइड या स्पेसिफाइड नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट फाउंड इट्स फर्स्ट एक्सप्रेशन इन द गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। पहली बार जो बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र किया गया था, हमने पहले भी बात करी है, इट वाज इन द केशव नंदा भारती केस। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। फेडरल सिस्टम, यस, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सोशल जस्टिस फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो फेडरल सिस्टम तो है, सोशल जस्टिस भी है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं दे डू नॉट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकता है और करता भी रहता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पूछा क्या है आप लोगों से, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो सारी इनकरेक्ट है हमारे पास, तो आंसर रहेगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, as per a ruling of the Supreme Court, the basic structure of the Constitution cannot be amended by the Parliament। ठीक बात है। Which of the following come under the basic structure? कि अब इतनी बातें अगर कर ली हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो अब बता दीजिए कि what is basic structure, क्या क्या उसमें आता है। Power of Supreme Court to issue writs in case of violation of fundamental rights। कि सही बात है कि अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन है ये कि वो इंटरवीन कर सके। सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट यस कैन एक्सटेंड द स्कोप ऑफ दिस जुरिसडिक्शन बट कैन नॉट कर्टेल दिस जुरिसडिक्शन। फिर है इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। ठीक बात है, जस्टिस सभी को मिले, इस तरीके से सरकार पॉलिसी बनाए, और कोई पॉलिसी ऐसी ना बने जिसमें जस्टिस का जिक्र ना किया गया हो। तो दिस इज ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। पार्लियामेंट्री सिस्टम, देखो अगर पार्लियामेंट सिस्टम से हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर जाना है तो भी इट इज अ काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसके लिए आपको अमेंडमेंट करने के लिए भी काफी सारी जो चीजें हैं वो करनी पड़ेंगी। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये आती हैं आपकी बेसिक स्ट्रक्चर में, तो इसमें अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते हो। पार्लियामेंट में कितनी पावर है पार्लियामेंट के पास, ये भी सारी जो चीजें हैं बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स के केस में बेसिक स्ट्रक्चर में ये कहा गया था कि जो पार्लियामेंट है इट शुड एक्ट एज द लिमिटेड गवर्नमेंट सो दैट इसकी जो जुरिसडिक्शन है वो काफी ज्यादा एरियाज में ना मिसयूज हो, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं कि अगर आपको ये अमेंड करने भी हैं
तो फर्स्ट यू नीड अ काइंड ऑफ कंसेंसस विद द पीपल एंड विद द स्टेट एज वेल, अदरवाइज यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। तो तीनों ही इसके आंसर हैं, आंसर रहेगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेट द प्रेसिडेंट of amending the constitution to overcome judicial judgment impeding fulfillment of the government's perceived responsibilities to particular policies and programs। देखो जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट था 1950s में, उसमें ये बोला गया था कि हम लोगों ने 9 शेड्यूल ऐड कर दिया था। सरकार ने ना बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे जिसके खिलाफ लोगों ने काफी केस कर दिए थे। तो उस केस के चक्कर में सरकार ने ये सोचा कि ऐसे तो बहुत केस आते रहेंगे, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक अमेंडमेंट हम लोग करते हैं जिसमें सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में 9 शेड्यूल को ऐड किया और इसमें बोला गया कि जो भी लॉज इस शेड्यूल में डाले जाएंगे उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू या उसके खिलाफ आप जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट वहां पर नहीं जा सकते। तो ये जो अमेंडमेंट की गई थी, यस इट वाज फॉर टू ओवरकम द जुडिशियल जजमेंट्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर बात आती है, इट इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 31B वाज इंट्रोड्यूस्ड टू वैलिडेट 13 इनैक्टमेंट्स रिलेटिंग टू जिम्मेदारी अबॉलिशन। तो 31B ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट के दौरान, जिसमें ये बोला गया था कि 31B ये कहता है कि जो भी लॉज शेड्यूल 9 में आ गए हैं उनके लिए कोई भी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यस, लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, जिम्मेदारी अबॉलिशन को लेकर जो भी लॉज थे वो इस तरीके से वैलिडेट रहेंगे। तो ये सब 31B आर्टिकल में ही लिखा गया था। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। पूछा क्या है आपसे, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ना, तो जब दोनों ही सही है तो आंसर क्या रहेगा आपका डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, और आपने ये फर्स्ट अमेंडमेंट भी ध्यान रखनी है, शेड्यूल कौन सा ऐड किया गया था और 31B आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया था। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। फर्स्ट, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बात सही है क्योंकि इसको हम लोगों ने ऐड किया था विद द 42nd अमेंडमेंट। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज राइट, दे वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी ठीक बात है कि आपका जो पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना आपकी ड्यूटी है, वायलेंस ना करना आपकी ड्यूटी है। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। दे आर नॉट एनफोर्सेबल थ्रू रिट्स, कि आपकी ये ड्यूटी थी, अगर आपने नहीं करी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसके अगेंस्ट कोई रिट नहीं इशू कर सकते आपके लिए। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। दे मे नॉट बी यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज ऑफ लॉज। देखो ये गलत है क्योंकि दे कैन बी यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज ऑफ लॉज। कई बार सुप्रीम कोर्ट के पास कई केस आते हैं कि पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया है तो क्या ये सही है या गलत है। तो पार्लियामेंट ने अगर वो लॉ बनाया है जिससे कि लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल होती हैं, तो ये चेक करता है कि क्या ये जो लॉ है फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है या फिर सरकार ने बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीके से इसको बनाया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज ऑफ लॉ को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसको यूज करता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज ये इन्फोर्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसी सेंस में ये लॉ बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो यस, दे आर यूज्ड, हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और पूछा भी है आपसे नॉट करेक्ट ना, तो आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड एज फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट। फर्स्ट, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये नहीं ऐड किया गया था। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू वंस चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14, ये हम लोगों ने ऐड किया था कि एक पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 साल है उसको वो एजुकेशन दिलवाए, और सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो फ्री एजुकेशन दे। तो ये आपका आर्टिकल 21A कहता है पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये फंडामेंटल राइट है कि सरकार ये प्रोवाइड करेगी और बच्चे का ये फंडामेंटल राइट है, और पेरेंट्स की ड्यूटी है दैट दे हैव टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। तो ये ऐड किया गया था इन दी 86th अमेंडमेंट 2002। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एन इंडियन सिटीजन। फर्स्ट, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज। देखो कोई भी ऐसी वो नहीं है लॉ जिसमें ये बोला गया हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हम लोगों ने एनफोर्स करना है।
हर एक ड्यूटी के लिए अलग एक लॉ बनता है और अगर बनता है तो वही इंप्लीमेंट होता है, अदरवाइज ड्यूटीज आर जस्ट मॉरल ड्यूटीज। तो ये इट इज नॉट प्रोवाइडेड विद द लॉ। सेकेंड, दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज। देखो लीगल ड्यूटीज होती हैं आपकी जैसे टैक्स भरना, तो फंडामेंटल ड्यूटी में टैक्स भरना इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो दे आर नॉट कोरिलेटिव, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द लीगल ड्यूटीज। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। पूछा है कि आप लोगों से करेक्ट आंसर ना, तो दोनों ही इनकरेक्ट हैं, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात आती है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। ओके, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। देखो जहां पर राइट्स आ गए वहां पर ड्यूटीज तो आनी ही आनी है, कि आपके पास फंडामेंटल राइट है बट आपके कुछ ड्यूटीज भी तो बनती होंगी, वो भी तो आपने पूरी करनी है। तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन। ड्यूटीज भी निभानी है, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हेंस द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। देखो राइट्स भी तो जरूरी है लोगों के लिए, तो स्टेबिलिटी जो भी रहे, ड्यूटीज के साथ साथ राइट्स भी आपके जरूरी हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, तो बचता है आपका राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। इसका मतलब आपके एफआर जो हैं वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं बाय टेकिंग केयर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए हो, सुप्रीम कोर्ट देखता है कि आपने पास्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाया है कि नहीं निभाया है, तो दे आर कोरिलेटिव विद ईच अदर। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए इज द आंसर। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग। फिर बात आती है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। कौन सी नहीं है? आर्टिकल 51A में जो नहीं लिखी हुई है वो बतानी है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग लिखा हुआ है, टू डिफेंड द कंट्री लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू वन चाइल्ड लिखा हुआ है, अभी करके हटे हैं हम लोग, टू प्रमोट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ये लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 40 में, और ये है आपका DPSP। तो दिस इज नॉट मेंशन्ड अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज, हेंस आंसर इज डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। फर्स्ट, दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। ये भी समझा के मैं हटी हूँ कि हाँ, हाउ दे आर यूज इन मेकिंग द लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल, और उसकी वैलिडिटी है या नहीं उसको चेक करने के लिए यूज की जाती है। They serve as a warning against the anti-national and anti-social activities. Okay, they are extended to foreigners as well. देखो ड्यूटीज सिटीजन्स की होती हैं, है ना, तो जो ड्यूटीज हैं फॉरेनर्स को हम लोगों ने नहीं दी हुई हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आंसर आपका यहीं से आ जाता है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। दीज आर ओनली फॉर द सिटीजन्स, नॉट फॉर द फॉरेनर्स। जैसे हमने कल भी कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है 15, 16, 19, 29 और 30, these are only for citizens and बाकी are also for foreigners। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस ये रहे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज और DPSPs के कुछ क्वेश्चंस। इनमें आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। तो कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच।